हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ, तो जो मैं लेक्चर दे रही हूँ आपको अपना मेरा सेटअप नहीं है, तो एक टेम्परेरीली मैंने सेटअप है तो मैं उस पर लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि कैसे डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, या तो सेंसस या सैंपल मेथड, ठीक है। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, दैट इज जो हमने डेटा कलेक्ट किया दैट इज रॉ डेटा, उसको अब हमने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब एक सिस्टमेटिक वे में रखना है। यानी कि देखो, अगर आपके घर में आप जैसे बुक्स है या लाइब्रेरी की एग्जांपल लीजिए, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स है, तो बुक्स का हिंदी की बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हर मतलब कैटेगरी वाइज बुक्स वहाँ पे सेट है लाइब्रेरी में। जैसे अपने घर की आप कबर्ड देख लीजिए बुक्स की, तो आप जब भी मतलब अपना सुबह बैग तैयार करते हो स्कूल के लिए, तो आप अगर आपने अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है शेल्फ पे, कि जैसे हिस्ट्री की सारी बुक्स इकट्ठे, मैथ्स की इकट्ठे, इकोनॉमिक्स की बुक्स इकट्ठे पड़ी हैं, तो आपको इजी हो जाता है बैग तैयार करना। नहीं तो आप ऐसे मतलब टाइम वेस्ट करते हो, ज़्यादा टाइम लगाते हो, ठीक है। तो दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स जो आपके पास डेटा है उसको आपने कलेक्ट किया, तो उसको आपने एक उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई कर दिया, यानी कि उनको डिफरेंट मतलब भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई हाइट का डेटा था, तो आपने उसको हाइट की कैटेगरी में डाल दिया। कोई आपको किसी की इनकम का डेटा है, तो आपको उन्हें इनकम कैटेगरी में मतलब कर दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया। यानी कि क्लासीफाई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जैसे कि डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई डेटा यानी कि डिवाइड द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, डेटा को उनके करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, क्लासीफाई करना, उनको डिफरेंट डिफरेंट भागों में डिवाइड करना, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन मीन्स मतलब अरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को कलेक्ट करने के जो आपके मेथड आपके पास ये 4 मेथड्स हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप की है। सबसे पास आपके पास आ रही है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी कि इसको आप स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हो, स्पेशियल, ठीक है, यानी कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई मान लो डेटा कलेक्ट किया है, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपने सिटी लिख दी, यहाँ पे पॉपुलेशन लिख लिया आपने, जैसे ठीक है, सिटी जैसे कोई भी स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब का डेटा स्टेट वाइज लिखना है, गुजरात, यानी कि अलग अलग आपके पास ज्योग्राफी वाइज स्टेट्स है, ठीक है ना। आपके पास स्टेट्स है ज्योग्राफी वाइज, जैसे पंजाब का डेटा पॉपुलेशन का लेना है आपने, यानी मान लीजिए पंजाब की कोई 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन करोड़ लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, 3 करोड़ के आसपास है। जैसे गुजरात की पॉपुलेशन 7 करोड़ के आसपास है। ये अगर डेटा की इंफॉर्मेशन आप इस हिसाब से कलेक्ट करते हो, यानी कि स्टेट वाइज की या कोई एरिया वाइज की, दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर आपको? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको दूसरे करना है ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, फिर अब आपके पास आ रही है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन करनी, टाइम के अकॉर्डिंग। जब टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो आपको कोई पॉपुलेशन है, जो सेंसस अभी तो लेटेस्ट जो आपके पास सेंसस थे वो 2011 में हुए हैं, 21 में होने थे, ड्यू टू कोविड हो नहीं पाए अभी वो के। तो जैसे कि क्रोनोलॉजिकल जैसे कि अपने करनी है, जैसे कि आपके पास आ रही है ये दिल्ली की, यानी कि दिल्ली की ले लीजिए, चाहे कोई भी अब स्टेट है, दिल्ली है, जो उसकी अपनी पॉपुलेशन देनी है टाइम के अकॉर्डिंग देनी है। यहाँ पे आपने ईयर लिख दिए, जैसे कि 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2012 में कितनी है, ऐसे आपने टाइम के अकॉर्डिंग उस पॉपुलेशन को डाटा को दे रहे हो, तो दैट इज आपके पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन दे रहे हो। फिर आपके पास आ रही है क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। पहले आप लीजिए क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन
फिर आ रही है आपके पास क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जैसे कि कुछ डेटा, जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक होती है क्वांटिटेटिव जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपकी हाइट है, एज है, इनको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज क्वांटिटेटिव। और जो एट्रीब्यूट्स आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स यानी कि जैसे ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट आर आपके पास आता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको बोला जाता है। तो क्वालिटेटिव जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर क्या जाता है, क्या जो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट्स को लेके उसको, ये जो आपके पास आ रही है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरी आती है आपके पास मैनीफोल्ड। यानी कि सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या है कि जब एक एट्रीब्यूट्स को लेके, जैसे कि हमने जैसे पॉपुलेशन ली, उसको आपने एक एट्रीब्यूट उठाया पॉपुलेशन, तो आपने उसको दो क्लासेस में बांट दिया, जैसे कि मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, आपने इसको दो एट्रीब्यूट्स में बांट दिया पॉपुलेशन को, मेल्स एंड फीमेल, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। यानी कि जब आप डेटे को क्लासिफाई करते हो इन सिंपल वन एट्रीब्यूट्स लेके उसको आप दो सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। अब आपके पास आ रही है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या होती है, जब आपने एक एट्रीब्यूट्स लिया, उसको अपने दो क्लासेस को, फिर हर क्लास को आप आगे मोर देन 2 क्लासेस में सब डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने ये मेल लिया है, फिर आप इस मेल में से आप लिटरेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें मेल्स कितने और कितने इलिटरेट हैं। ठीक है ना, उसको आपने उसमें बांट दिया। फिर आपने आगे फीमेल, फिर इसमें उतने कितने इसमें हिंदू हैं, ठीक है ना, कितने नॉन हिंदू हैं, ये कुछ भी मतलब कितने अर्बन है, कितने रूरल है, ये सारे अपने ऐसे आप मतलब फिर आगे अलग और क्लासेस में डिवाइड कर देते हो। यानी कि सिंपल क्लासिफिकेशन में आप दो भागों में डिवाइड करते हो, और मैनीफोल्ड में उसके काफी सारे आप उसको डिवाइड कर पाते हो। जैसे सिंपल क्लास को आपने 2 में किया, तो आगे उसमें मोर देन 2 यानी कि कितने एट्रीब्यूट्स में आपने आगे लिटरेट, फिर उसको 2 में बांट दिया, आगे फिर आपने उसको हिंदू, फिर नॉन हिंदू, ऐसे उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपकी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर आ रही है। फिर आपके पास आ रही क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जिसमें आप डेटा को क्वांटिटी के हिसाब से यानी कि मेजर कर सकते हो जिन चीजों को, जैसे कि हाइट का डेटा, ठीक है, एज है, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये आपके पास यानी कि क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स हुए। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एरिया वाइज उसको जब क्लासिफाई करते हो, क्रोनोलॉजिकल जब उसको टाइम के अकॉर्डिंग, फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है आपके पास, इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम करते क्यों हैं। क्लासिफाइड मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया, एक सिंपल वे है, ठीक है ना, यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए। फिर आगे इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। फिर टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, आपके पास क्लासिफिकेशन की होगी तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। ऐसे आपके पास सारे सिंपल टू प्रिपेयर, आगे आपका ना टेबुलेशन आ रहा है, आगे आपको समझाया जाएगा कि व्हाट इज टेबुलेशन। वो टेबुलेशन तभी हो पाती है जब आपके पास पहले डेटा को आपने क्लासीफाई किया हुआ है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अब नेक्स्ट आपको ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छी क्लासिफिकेशन में, क्या क्या रिक्विजिट्स, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन में, कैसे होनी चाहिए। एक तो सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि सूटेबल, अगर आपको डेटा चाहिए, ज्योग्राफिकल डेटा चाहिए, तो आपको ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करना है, ना कि अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करना है। दूसरा, उसमें होमोजेनिटी, यानी कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्लासीफाई कर रहे हो, होमोजीनियस होना चाहिए, उसकी उसी कैटेगरी पे आप उसको डिवाइड करोगे ना, जो कैटेगरी बनाई उसमें सेम टाइप्स की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आपके पास आ रहे हैं मतलब, ठीक है, क्लियर, आपके पास पहला आ गया सूटेबल, मेथड सूटेबल होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, फिर मतलब आप इसको आता है अनएम्बिगियस यानी कि क्लियर होना चाहिए।
एक होता है एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है जिसको मतलब अनक्लियर है, आपके पास अस्पष्ट है। एक होता है अनएम्बिगियस, जो डेटा है आपके पास अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए कि आपने इस डाटा को किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। फिर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या क्या आता है कि जैसे जो जहाँ पे आपने एक डेटा जहाँ पे रखा, एक जिस कैटेगरी में रखा है, तो वो डेटा फिर दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। दैट इज मतलब जो आपके पास आ रही है, इसकी सारी एक मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के, रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है। आपके पास क्लियर क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया अभी इसकी रिक्विजिट्स क्या है, क्लियर यहाँ तक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे आप लिखते हो ना, जैसे जिसको हम आम सिंपल टर्म में आप कह देते हो कि हमारे पास x दिया है, ये f दिया है, ठीक है ना। जो x हम जिसको हम आप x मानते हो, दैट आर वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ टाइम एन आइटम अकर्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि एग्जांपल ऑफ जैसे एज है, हाइट है, आप कह देते हो ना यहाँ पे मैं x लिया हुआ है, एज कितनी है लिखा होता है, हाइट कितनी है, इनकम कितनी है, ऐसी चीजों का जो x लेते हो दैट आर वेरिएबल। ये आपके पास वेरिएबल है, उसके आगे अपनी फ्रीक्वेंसी दी होती है। और जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स है आपके पास 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि वेरिएबल 2 टाइप्स के हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि जो मतलब इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि जो जंप करते हैं एज ए होल। यानी कि मान लीजिए डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि आपने किसी की लेने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, या तो हम सीधा उसको लिखेंगे 1, किसी की फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। ये किसी की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ऐसे हम राउंड फिगर में लिखेंगे, यानी कि राउंड फिगर मींस होते ही राउंड फिगर में होल नंबर में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि कभी आप ऐसे नहीं कह सकते किसी के कितने बच्चे हैं 2.5, ऐसे नहीं ना लिखते हैं हम, कितने स्टूडेंट्स हैं 2.5, यानी कि होल नंबर में आएगा। यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं होल नंबर में जंप मारते हैं, या तो 1 या 2 या 5 या 10, ऐसे होल नंबर में जंप मारेंगे, दैट आर डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ये आपके पास जैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पार्ट फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जैसे कि आपके पास आ रहा है कि ये इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। और ये आपके पास जैसे कि जैसे आपके पास कोई हाइट है, किसी की हाइट कुछ है 5 फीट 3 इंचेस आ रही है, ठीक है ना, इंचेस है ऐसे कि, और कोई इनकम है, किसी की इनकम या पॉइंट्स में, ये सारे जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं ये लाइक इंटीजर्स, होल नंबर यानी कि 0 भी हो सकता है, 1, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शंस जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होते हैं, दैट आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल आपको सिर्फ होल नंबर में मिलेंगे, यानी कि 1, 2, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पूरे एक फिगर मिलेगी। ये आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। फिर आपके पास आ रहा है टर्म आ रही है, ये जो टर्म है इंपॉर्टेंट है, टर्म छोटे छोटे ध्यान रखना, इसी के बेस पे आपके पास स्टैटिस्टिक के थ्रू भी आपको अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर अब आपके पास टर्म आ रही है स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब आप जो डेटा को अरेंज कर लेते हो किसी मतलब स्पेसिफिक किसी तरीके से आपने अरेंज किया, दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है ना। जब आप डेटा को अरेंज किया आपने, दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। और जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, इनकी कंस्ट्रक्शन 2 टाइप की होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक और बात बताना चाहूंगी आपको मैं पहले, जैसे आपने कहा ये x है, ये x आपके पास वेरिएबल्स है और ये होता है फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपको x और f, ये जो यानी सीरीज में आपके पास x और f दोनों इकट्ठे लिखे हैं, x भी दिया है f भी दिया है, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है उसको। यानी कि वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी इकट्ठे साइड बाय साइड इकट्ठे चल रहे हैं, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब आपके पास जो है डिस्क्रीट वेरिएबल भी क्लियर, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी क्लियर। अब जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, ये 2 मतलब स्टैटिस्टिकल सीरीज को करने के 2 हैं वो
स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब आपने स्टैटिस्टिकल सीरीज को करना है तो दो टाइप्स की है, दो टाइप्स की आपके पास स्टैटिस्टिकल सीरीज आ रही है। ये तो एक आ रही है कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक दूसरी आ रही है स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस। क्लियर? स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या पहले अभी पीछे मैंने आपको बताया है, या तो टाइम के अकॉर्डिंग जिसको आप क्रोनोलॉजिकल सीरीज करते हो वो आ गई। दूसरी ज्योग्राफिकल सीरीज जिसको आप स्पेशियल सीरीज भी बोलते हैं, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज करते हो। तीसरी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कंडीशन वाइज। कंडीशन जो होती है, कंडीशन जैसे कि आपको कोई डेटा दे दिया, कोई एज का, कोई हाइट का डेटा, ऐसे जब आपके पास डेटा आते हैं तो दैट इज कंडीशनल सीरीज, ठीक है। अब आपके पास आ रही है स्टैटिस्टिकल सीरीज कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास तीन टाइप की हैं, ये ध्यान से समझना, ध्यान से तो वैसे पूरा लेक्चर ही सुनने वाला है। एक का आपके पास आ रही है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। एक आपके पास आ रही है डिस्क्रीट सीरीज। फिर आपके पास आ रही है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये इसी सीरीज के बेस पे आपने सारा अपना लेक्चर तैयार किया है। जितने भी आपने स्टैट की प्रैक्टिकल थ्योरी का जितना भी आपने वर्क किया है वो सारा आपने इसी सीरीज के बेस पे किया। आपको अंडरस्टैंडिंग होएगी नो डाउट, पर जब थ्योरी का पोर्शन आता है आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए बी केयरफुल व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर। अब आपके पास क्या है स्टैटिस्टिकल। एक आपके पास आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है क्या होता है, ईच आइटम मतलब ईच एंड एवरी आइटम लिस्टेड, यानी कि आपको ऐसे कोई भी आइटम है सारी ईच एंड एवरी आइटम लिस्टेड होगी। और जो इंडिविजुअल सीरीज है एक तो होती है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे आपको ऐसे आइटम दे दिया, ऐसे कुछ भी कोई डेटा दे दिया मार्क्स का, ठीक है, ऐसे मतलब लिख दिया, ये आपके पास एक अनऑर्गेनाइज्ड वे है, ठीक है। दूसरा आता है ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर सकते हो, एक तो आप इसको नंबरिंग दे सकते हो, जैसे सीरियल नंबर दे दिया आपने 1 2 3 4 5, फिर लिख दिया आगे, ठीक है ना, सीरियल नंबर दे दिए, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर दूसरा मेथड है ऑर्गेनाइज करने का, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज को ये अनऑर्गेनाइज्ड वे है। ऑर्गेनाइज कैसे किया, सीरियल नंबर में मेंशन कर दिया, या आपको असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग आपने पहले कितने मार्क्स से 1 थे, फिर 2 आया, फिर 4 आया, 10 आया, 25 आया, ऐसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी तरीके में से आप उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि बेटर असेंडिंग ही होता है। अब आपके पास मैं आपको दूंगी कॉन्टिन्यूअस, अब आ रही है, ठीक है, इंडिविजुअल आपको क्लियर। अब आपके पास आ रही है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जैसे आपके पास पता है ये आपको एक्स दे रखा है, जैसे कि मान लो मार्क्स है या मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स आपके पास आ गए 10 15 11 है। फिर आ रही है फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 हैं। 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर 5 लिखा तो 5 है। 11 मार्क्स कितने लेने वाले कितने स्टूडेंट है, इसका मतलब 2 है। ये आपके पास अगर ऐसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपको पक्का मतलब ये क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है, किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और एक आती है फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। और मतलब ये क्लियर, डिस्क्रीट सीरीज को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आपको x कैसे दिया होता है, जैसे आपने क्लास इंटरवल बना दी 0 to 10 ऐसे दे दिया, ये दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको फिर आगे फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी होती है ऐसे, यानी कि 0 to 10, या वो मान लीजिए ये मार्क्स है, ये मार्क्स अगर 0 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2, ठीक है, और 10 to 20 लेने वाले 1 है,
ठीक है, यानी कि 10 to 20 मार्क्स लेने वाले 1 स्टूडेंट है, यानी कि हो सकता है किसी के या वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, यानी कि आपके पास डेटा कितना है 1, यानी कि इस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1, यानी कि एक स्टूडेंट है जो 10 to 20 मार्क्स ले रहा है, मे बी वो 13 भी हो सकता है, 14 नंबर भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ये इस पे जो ग्रुप आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, ये सबसे बड़ी इसका ड्रॉबैक ही यही है, ये लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टर्म, व्हाट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि आप जो एनालिसिस करते हो आपको एक्यूरेसी नहीं आती कि एक स्टूडेंट है वो कौन से है, मतलब कितने मार्क्स लिए उसने, आपने कैटेगरी मेंशन कर दी ना 10 to 20, दैट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपके पास हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ठीक है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये पहले क्लास है 0 to 10, यानी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी डाटा वो अरेंज किया जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम कितनी बार अकर करती है, हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम अकर, 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, ये आपके क्लास पास 10 का गैप है, इसमें गैप क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 10 का। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास मिड पॉइंट आते हैं। ये इसकी लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की, ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है। रेंज निकालोगे दैट इज लोएस्ट, ये इज हाईएस्ट, अगर रेंज निकालनी हो। ये सारे इनके आपके पास छोटी छोटी टर्म्स हैं। और ये आपके पास जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज को आपने अब क्या करना है, ये पास आपके पास जो कॉन्टिन्यूस सीरीज भी काफी टाइप की है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके पास एक आ रही है एक्सक्लूसिव। कॉन्टिन्यूस सीरीज के आपके पास टाइप्स आ रही है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो आपके पास है वो ऐसे दिया होता है क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 10, 10 to 20, यानी कि ये जो 10 है ये यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, इधर काउंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में जैसे कि 0 to 9 है, ठीक है, फिर आपके पास आ गया 10 to 19, यानी कि ये जो लिमिट है इसी में इंक्लूड हो रही है, 0 to 9 इसी में आ रहा है, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, फिर आपको कई बार मिड पॉइंट सीरीज भी होती है। मिड पॉइंट सीरीज में आपको भी जैसे कि आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट कैसे निकलते, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, जैसे कि 5 आ गया, मिड पॉइंट्स आ गए ना 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होंगे उसके आगे, फिर ये 15 आ गया। तो यानी कि जब आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं तो इट मींस आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, फिर आप एक आती है सीरीज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, उधर से आपको ये से डेटा लेके जा रहा है 22, फिर 30 नहीं दिया, यानी कि 0 to 10 आ गया, 10 to 20 आ गया, 20 एंड अबव लिख दिया, 20 एंड अबव लिख दिया, तो ये इट इज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्यों बनाई जाती है, टू अवॉइड अनवांटेड क्लास। अवॉइड मतलब अनकाउंटेबल फिर क्लासेस बनती हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, यानी कि यहाँ पे चलो ये तो भी आपके पास 10 का गैप है ना, अगर आप एक बार बना रहे हो तो जैसे कोई मान लीजिए आपके पास ये सीरीज है, ऐसे सीरीज आपके पास कैसे, जैसे कि मान लीजिए जैसे 30 to 40 है, ठीक है, फिर आपके पास 40 to 50 है। एक कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसके मार्क्स जैसे मार्क्स आ रहे हैं जो मतलब 100 ले रहा है, या 100 नहीं, मान लो किसी मतलब कोई भी डाटा, जैसे यानी कि अगर यहाँ की 10 का गैप है ना, किसी के मार्क्स अगर 100 भी आ रहे हैं तो फिर हमें लंबा आ जाता है, फिर से 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, तो फिर सीधा हम कर देते हैं 50 एंड अबव। ठीक है ना, यानी कि बच्चा एक आध ही होता है स्टूडेंट, तो हमने ऐसे लिख दिया उसको, दैट इज ओपन एंड। ऐसे भी स्टार्टिंग में कई बार मान लो कोई स्टूडेंट है, हम 30 to 40 शुरू किया, एक मार्क लेने वाला एक ही स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, तो फिर हम लिख देते हैं लेस देन 30, लिख दिया ना उसने लेस देन 30, ठीक है, मतलब एक आध स्टूडेंट्स है तो उसने उसको अनवांटेड जो क्लासेस है उसको अवॉइड करने के लिए दैट इज ओपन एंड सीरीज है। फिर आपके पास वो भी आगे एक होती है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये दिया होता है, उसने क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लेस देन मोर देन के केसेस हैं,
ये सारे आपने प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। क्लियर? ये आपके पास थी स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छी तरह थ्योरी के पोर्शन को छोड़ना नहीं है, अच्छे से आप इसको साथ साथ तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।